एग्जाम्पल नंबर 8 को सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टी, यहाँ पे गुणांक आ रहा है, यहाँ पे भी 2t आ रहा है, ये भी इसका गुणांक बनेगा और यहाँ पे भी गुणांक बनेगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि टी को हटा कर ही इसको सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले सोल्व करने का जो तरीका वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, यहाँ पे y तथा इसके जो अवकलज है इसका रूपांतर विद्यमान है। तो इसका जो मीनिंग क्या होता है ये भी मैं अभी आपको क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम बताऊंगा, इसको हम कैसे यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डी के पदों में लिख देते हैं सिंबॉलिक रूप में, क्योंकि यहाँ पे अभी लाप्लास लेंगे तो इतना बड़ा फंक्शन लिखना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्ट में लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से। डबल अवकलन था तो मैंने इसको क्या कर दिया, डी की पावर 2 कर दिया। सिंगल अवकलन था यहाँ पे तो मैंने इसको क्या कर दिया, डी कर दिया, डी वाई, ये डी वाई कर दिया। और डी वाई को मैंने अंदर गुणा किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2t डी वाई हो जाएगा, 2t डी वाई हो गया। फिर यहाँ पे डी वाई 3 से गुणा होगा तो 3 डी वाई, तो 3 डी वाई। और यहाँ पे भी आज देख सकते हो वाई अंदर गुणा होगा तो टी वाई, तो यहाँ पे देख सकते हो टी वाई, 3 से गुणा होगा तो 3 वाई, यहाँ पे 3 वाई। लास्ट में जो आ रहा है वो ऐसे कैसे आ गया। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ इक्वेशन है वो इससे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन का हम लाप्लास ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका लाप्लास ले लिया। लाप्लास लेने के बाद हम क्या करेंगे, टी को हटाएंगे। तो यहाँ से भी टी को हटाएंगे, यहाँ से भी टी को हटाएंगे और यहाँ से भी टी को हटाएंगे। तो टी को हटाते हैं सबसे पहले। और आप ध्यान से देखो तो जब भी डबल अवकलन आएगा तो गुणांक हमारे पास कम से कम टी आएगा, टी से ज़्यादा नहीं आएगा। डबल अवकलन का गुणांक टी की पावर 2 आ गया तो समझ लेना कोई मतलब नहीं है लाप्लास इन्वर्स, ये लाप्लास विधि से सोल्व करने का। क्यों नहीं वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो जब भी आपके पास देखो डबल अवकलन वाली इक्वेशन आएगी तो गुणांक में टी की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। टी की अधिकतम घात 1 से ज़्यादा हो गई तो सोल्व करने में कोई मतलब नहीं रहता है। वो कैसे, तो वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका लाप्लास से यहाँ से टी को हटाएंगे। तो टी को हटाने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन होता है कि लाप्लास टी की पावर m, और यहाँ पे फंक्शन हो सकता है कुछ भी, मान लिया टी का एक फंक्शन है इस तरह से यहाँ पे। तो इसका लाप्लास से यहाँ पे हम m को टी की पावर m को हटाएंगे तो क्या करेंगे, -1 की पावर m करेंगे। इससे हमें क्या पता है, चिन्ह का चिन्ह पता चलता है, इसकी प्लस आएगा माइनस आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। कितनी बार, m बार। किसके सापेक्ष करेंगे, तो p के सापेक्ष करेंगे। लेकिन करना किसका है, तो लाप्लास के अंदर। अब देखो इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ t बचेगा। तो फंक्शन ऑफ t का करेंगे हम यहाँ पे। मैं t ऐसे लिखता हूँ, आपको ध्यान में रखना है, जैसे जहाँ पे भी लिखा हो समझ लेना t लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और यहाँ से इस t को भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे यहाँ से। तो 3 जगह पे ये फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला तीनों जगहों पे यूज में ले लिया। यहाँ पे यूज में लिया तो देखो माइनस लगा दिया, अवकलन कर दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 तो ऐसे कैसे गया, टी को हटाएंगे तो माइनस लगा दिया, अवकलन कर दिया एक टाइम, क्योंकि टी की घात 1 है तो 1 टाइम अवकलन होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाप्लास से यहाँ से वाई को हटा, ये टी को हटा दिया तो यहाँ पे केवल वाई बच गया यहाँ पे, और टी की पावर 1 है तो 1 टाइम अवकलन और माइनस का आ गया यहाँ पे। इस तरह से हमने किया। यहाँ पे ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो ये जो इक्वेशन मिली है अब हमें इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि सभी जगहों पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे डबल अवकलन है तो डबल अवकलन का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे सिंगल अवकलन है तो सिंगल अवकलन का सूत्र लगाएंगे। और सब यहाँ पे भी सिंगल अवकलन है तो यहाँ पे भी सिंगल अवकलन का सूत्र लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो स्टेप होती है टी को हटाने के बाद हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम मानते हैं वाई का जो लाप्लास होता है उसको हम फंक्शन ऑफ पी मान लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का जो लाप्लास है, y का लाप्लास हम क्या मानेंगे, फंक्शन ऑफ p मानेंगे। फंक्शन ऑफ p मानने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो वो जो फॉर्मूला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से, y का जो अवकलन है उसका फॉर्मूला ये है, y का जो डबल अवकलन है उसका फॉर्मूला ये है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो डबल अवकलन है तो यहाँ पे ये पूरा वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखो y का अवकलन है, लाप्लास y का अवकलन, इसका भी हमने फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज में ले लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पर y का अवकलन है तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो ये y का अवकलन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे यूज में लिया है, और ये हमने यहाँ पे यूज में ले लिया, और तो कहीं पे यूज में नहीं लेना है। तो ये सभी फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज में ले लिया। तो यूज में लेने के बाद ये इक्वेशन इस तरह से, ये इतनी लंबी ये इक्वेशन मिल चुकी। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे y0 y'0। तो इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मानेंगे। यहाँ पे अपनी तरफ से क्या मानेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे कुछ भी। तो मानते हैं इसको।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो y0 का वैल्यू चाहिए था हमें, तो y0 का वैल्यू हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, कांस्टेंट a मान लिया। और y0 का वैल्यू भी हमें चाहिए, तो ये y0, तो देख सकते हो आप y0 कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे केवल एक ही जगह पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक मानने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो मान सकते हो, मान लिया y0 का मान b मान सकते हो आप, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते हो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसका अवकलन करेंगे हम p के सापेक्ष। कांस्टेंट का अवकलन तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए मैंने इसको कुछ नहीं माना यहाँ पे, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने क्या किया y0 को a मान लिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे y0 का मान क्या पुट करेंगे, a पुट कर देंगे। तो आगे सोल्व करते हैं और इसको क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे हम, अंदर अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अवकलन करूंगा मैं अंदर, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ पे y0 का मान a पुट कर दूंगा, तो y0 का मान यहाँ पे भी a पुट करेंगे। यहाँ पे तो अवकलन हो जाएगा, यहाँ पे अवकलन होने की वजह से ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी a पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो ये करके दिखाता हूँ मैं कि ये मैंने कैसे किया, ये काफ़ी जटिल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अवकलन करेंगे हम, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये तो हो गया 0, और इसका अवकलन करेंगे p के सापेक्ष, तो p तो हट जाएगा, यहाँ पे केवल y0 बचेगा। तो y0 का मान क्या होगा, -a, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और y0 का मान a, तो यहाँ पे माइनस का a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये केवल यहाँ पे माइनस का a है, और ये माइनस का a, ये माइनस का चिन्ह है, ये अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का a हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस का a आया, केवल इससे इस साइड का सोल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ये तो 0 हो गया, इसका मान माइनस का था, लेकिन ये माइनस का चिन्ह अंदर गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब मैंने ये यहाँ पे ये करके दिखा दिया, इसके बाद में इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे सोल्व करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का चिन्ह, तो माइनस में बाद में लगा लूँगा, सबसे पहले अवकलन करके दिखाता हूँ। तो अवकलन कैसे करते हैं हम, चेन रूल लगा के करते हैं। दो फंक्शन का अवकलन एक साथ करना हो तो हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन ऑफ पी को तो सेम रखूंगा। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ पी यहाँ पे सेम है, और यहाँ पे पी की पावर 2 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2p होगा। तो यहाँ पे 2p आ गया। उसके बाद में हम यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसका अवकलन कर रहे हैं हम यहाँ पे p की पावर 2 फंक्शन ऑफ p, इसका अवकलन करेंगे हम। तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ p तो सेम रहेगा सबसे पहले, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, p का पावर 2 का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे देखो p की पावर 2 सेम रहेगा, तो यहाँ पे p की पावर 2 आएगा, और अवकलन करेंगे फंक्शन ऑफ p का, तो फंक्शन ऑफ p का अवकलन आ गया यहाँ पे, ये आ गया फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस का है, तो ये दोनों भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस से गुणा किया तो ये चिन्ह हट गया, और यहाँ पे क्या गया, माइनस का आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही पद आपको देखने को मिल रही है, ये पद और ये पद। यहाँ पे देखो एफ डैश क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ डैश का मतलब भी क्या है, पी के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखो या एफ डैश के रूप में लिखो, तो मैंने इसको एफ डैश के रूप में लिख दिया यहाँ पे। तो ये पहला पद तो आया ऐसे। अब देखो यहाँ पे ऐसे लेकर इस साइड का तो मैंने आपको करा दिया है कैसे आया। अब इसके बाद में मैंने ये पद करा दिया पूरा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कराऊंगा मैं सोल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अवकलन करेंगे इसका, तो ये तो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। और अब इसका अवकलन करेंगे हम, तो यहाँ पे भी अवकलन करेंगे तो सेम तरीका जैसे मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे देखो p का अवकलन सबसे पहले हम क्या करेंगे, p को यहाँ पे सेम रखेंगे। यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे इसका अवकलन करके दिखा देता हूँ मैं, चलो आपको d/dp, और यहाँ पे p फंक्शन ऑफ, यहाँ पे p है और p के बाद में फंक्शन ऑफ p है, इसका अवकलन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन ऑफ p को सेम रखूँगा, तो फंक्शन ऑफ p के स्थान पे तो ऐसे कैसे आ गया, और p का अवकलन करेंगे p के सापेक्ष तो 1 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, चेन रूल लगा रहे हैं हम। तो अब क्या करेंगे, p को सेम रखूँगा, तो p तो सेम हो गया, और इसका अवकलन करेंगे फंक्शन ऑफ p का। तो फंक्शन ऑफ p का अवकलन में एफ डैश के रूप में लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि p के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट एफ डैश भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी, और ये देखो आप क्या हो रही है, -2 से गुणा हो रही है, तो यहाँ पे -2 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे माइनस के 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह तो ये हट जाएगा, और इसके स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से लेकर ये -2 से यहाँ पे गुणा कर रखा है, तो -2 के अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है आपको, ये देखो यहाँ से -2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ p डैश p। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा यहाँ पे। अब आपको मैं लास्ट वाला सोल्व करके दिखाता हूँ। तो लास्ट में आपको यहाँ पे 3 से गुणा करना है,
तो यहाँ पे आप 3 से गुणा करोगे तो ये मिलेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 इससे के गुणा होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और y0 का मान क्या माना हमने, यहाँ पे a माना है, तो माइनस का 3 है ये आया इसको सोल्व करने के बाद ऐसे। और यहाँ पे देखो इसका अवकलन करेंगे तो इसको मैंने अपडेस कर दिया वापस, क्योंकि अवकलन को हम डायरेक्ट अपडेस में लिख सकते हैं, तो ये आ गया इससे। और यहाँ पे ये डायरेक्ट ऐसे कैसे आ चुका है, और इसका अवकलन किया हमने, ये लाप्लांस किया है इसका, तो लाप्लांस करेंगे तो ए कांस्टेंट है, तो ए तो ऐसे कैसे आ चुका है यहाँ पे, है ना। और ये e की पावर माइनस का टी, इसका लाप्लांस कैसे करते हैं तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका सूत्र लिख देता हूँ यहाँ पे आपको। हम लाप्लांस कर रहे हैं e की पावर ए एक्स, टी के स्थान पे x हमने फॉर्मूले में x पढ़ा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे x लिख रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, इसका लाप्लांस का 1/p, और यहाँ पे जो भी होता है वो आता है, कांस्टेंट था तो कांस्टेंट का चिन्ह चेंज करके लिखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का ए, तो ये फॉर्मूला होता है, ये यूज में लिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ए का मान क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p+1। तो ये फॉर्मूला है, ये भी आपको याद होना चाहिए, मानक फॉर्मूला है, तो इससे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब इस इक्वेशन को हमें आगे सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश ज्ञात करेंगे यहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी हम सोल्व करते हैं हम क्या करते हैं dy/dx ज्ञात करते हैं। जब भी अवकल समीकरण को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे अवकल समीकरण ये क्या होती है, y डैश होती है, यानी कि हम y डैश ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से जिस तरह से हम अवकल समीकरण को सोल्व करने के लिए dy/dx ज्ञात करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, y डैश ज्ञात करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, f डैश ज्ञात करेंगे। तो f डैश ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, जहाँ पे भी f डैश है सबको कॉमन करके एक साथ लिखूंगा मैं, तो कॉमन करके लिखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो f डैश p, यहाँ पे आप देख सकते हो f डैश p को कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा उन सबको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा -p⁻2, तो ये -p⁻2 आ गया। फिर आपको f डैश यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से कॉमन करेंगे आप f डैश p को, तो यहाँ पे क्या बचेगा p, और ये -2 अंदर गुणा होगा तो -2p, तो आप देख सकते हो -2p आ गया। फिर f डैश यहाँ पे दिख रहा है आपको f डैश p, यहाँ से कॉमन करोगे तो आपका क्या बचेगा -1, तो आपको यहाँ पे -1 मिल चुका, यानी कि इतने पदों को तो आपने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, फंक्शन ऑफ p को भी कॉमन करोगे, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p को कॉमन कर दिया हमने, तो यहाँ पे पहला पद में आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2p, तो यहाँ पे देखो -2p आ गया। फिर आपको फंक्शन ऑफ p कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ p को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो इसको गुणा में क्या आ रहा है -2, तो यहाँ पे -2 आ गया। फिर आपको फंक्शन ऑफ p यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका गुणांक क्या आ रहा है 3p, तो यहाँ पे 3p कॉमन आ गया यहाँ पे इस तरह से। और फिर फंक्शन ऑफ p आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ p कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा +3, तो यहाँ पे +3 बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सभी को कॉमन ले लिया जो कॉमन आ सकता था। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, इसके अलावा हमारे पास a और यहाँ पे बचा है -3a, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा -2a, तो -2a इस साइड में, तो हम पक्षांतर करेंगे इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +2a हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पे। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, तो जैसे माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ गया, इसके बाहर देख सकते हो। और यहाँ पे क्या बचा p⁻2 + 2p+1, इसी तरह से बचेगा माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा इसकी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, p+1 का पावर 2 बन जाएगा ये यहाँ से। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3p और -2p, तो क्या बचेगा यहाँ पे p, तो यहाँ पे p, फिर यहाँ पे 3 -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 आ चुका है। और इस साइड में जो भी था ये ऐसे कैसे आ चुका है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो आगे इसको ऐसे सोल्व करेंगे। देखो जो लास्ट पेज था उसके अंदर हमें ये इक्वेशन मिली थी। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, f डैश ज्ञात करेंगे। f डैश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे p+1⁻2, इसका भाग दे देंगे, और यहाँ से माइनस है तो माइनस को भी हटा देंगे हम, तो माइनस को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा f डैश p, और यहाँ पे p⁻2 + 1 इसकी पावर 2 है, और ये माइनस को हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर देंगे, तो इसका तो माइनस हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, तो -f p, और यहाँ पे क्या आ जाएगा p+1 आ जाएगा, और इस साइड में क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा a/p+1 और -2a, इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे f डैश ज्ञात करना है तो मैं क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे p⁻2 + 1 इसकी पावर 2 का हम क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो इस इक्वेशन में हम भाग देंगे। तो ये तो क्या है f डैश है, क्योंकि अवकलन का मतलब क्या होता है f डैश ही होता है, तो ये तो f डैश हो गया। और इस साइड में हमने क्या किया p+1 की पावर 2 से भाग दिया,
एक पावर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। हमने भाग किसका दिया, p की पावर 2 प्लस 1, इसकी पावर 2 का हमने भाग दिया, तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और नीचे क्या बचेगा p प्लस 1। तो आप देख सकते हो p प्लस 1, यहाँ पे भी हम भाग देंगे तो यहाँ पे देखो p प्लस 1 तो पहले से था और इसका भाग दे दिया तो पावर 3 हो चुकी है यहाँ पे 2a है, और इसका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में ये आ जाएगा, ये पूरा फंक्शन ऐसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे एफ डैश था तो एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश पी को, इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी पी फंक्शन ऑफ पी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या होती है, रेखिक अवकल समीकरण होती है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप तो टी को हटाने के बाद आपको हमेशा एक रेखिक अवकल समीकरण मिलेगी, और रेखिक अवकल समीकरण को हल करने का एक ही तरीका, डायरेक्ट तरीका वो इस तरह से कि रेखिक अवकल समीकरण इस तरह की होती है हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये जो पी है, ये पी इस क्वेश्चन वाला पी नहीं है, ये अलग ही पी है। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये अवकल समीकरण इस तरह से होती है, और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये रेखिक अवकल समीकरण होती है इस तरह की, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि हम आई एफ ज्ञात करते हैं, और वो आई एफ कैसे ज्ञात करते हैं, ई की पावर पी, और यहाँ पे नीचे जो भी आता है उसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं इस तरह से, तो आई एफ आता है। फिर हम क्या करते हैं, इसका हल लिखते हैं। हल कैसे लिखते हैं, वाई और इसको आई एफ से गुणा कर देते हैं, और इसके इक्वल में क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन लगाते हैं, और आई एफ के साथ में हम गुणा में क्या करते हैं, ये लास्ट में जो भी होता है उसको गुणा करते हैं क्यू को, और इंटीग्रेशन करते हैं हम जो भी यहाँ पे नीचे होता है उसके सापेक्ष। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो, ये हमें ये ऐसी इक्वेशन दिख रही है, वाई के स्थान पे आपको फंक्शन ऑफ पी दिख रहा है, तो यहाँ पे भी वाई के स्थान पे क्या दिख रहा है, फंक्शन ऑफ पी दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक फलन होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक लास्ट में एक फलन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लास्ट में क्यों, ये दोनों, ये यहाँ पे जो ये p और ये क्यों है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये क्या है, x का फलन होता है, x का फलन होते हैं। x का फलन का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसका फलन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, p के सापेक्ष। तो यहाँ पे इसके साथ में जो भी गुणा में आ रहा है वो क्या होना चाहिए, p का फलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 अपॉन p प्लस 1, वो p का फलन हो जाएगा। इस तरफ भी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये पूरा p का फलन है। तो मैं क्या करूँगा, ये कंसेप्ट यूज में लूँगा और इसको सोल्व करूँगा आगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आई एफ ज्ञात करेंगे। तो हमने आई एफ ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दिया, ई की पावर माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो ई की पावर पी का इंटीग्रेशन, पी के स्थान पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन पी प्लस 1 ये आ रहा है यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह में आ रहा है। तो यहाँ पे -1 अपॉन पी प्लस 1 फंक्शन ऑफ, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किस सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे नीचे जो भी आता है उसके सापेक्ष। तो p आ रहा है तो p के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन पी प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा, log आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे आ गया। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा, आई एफ इस तरह से मिलेगा हमें 1 अपॉन पी प्लस 1, वही कैसे आया, तो इसका प्रॉपर्टी बता देता हूँ log का, ए की पावर n log x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी यहाँ पे क्या है -1, तो इसकी पावर -1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन के रूप में। तो इस तरह से हमने आई एफ ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम इसका हल लिखते हैं। हल कैसे लिखते हैं, इस तरह से, यानी कि ऊपर यहाँ पे जो भी होता है उसके गुणा करते हैं आई एफ से, और फिर आई एफ को क्यों, यानी कि इस साइड में जो भी फंक्शन होता है उससे गुणा करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये काम हम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे हमारे पास y के स्थान पे क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ p आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ p लगा दिया। इसको किससे गुणा करेंगे, आई एफ से। तो देखो आई एफ से मैंने इसको यहाँ पे गुणा कर दिया। फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किससे करेंगे हम, आई एफ और ये जो क्यों है इससे गुणा करके। तो यहाँ पे आई एफ तो ऐसे कैसे आ गया, और ये जो क्यों के स्थान पे ये पूरा फंक्शन लिखा हुआ ये यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, तो ये माइनस कॉमन करके मैंने बाहर कर दिया। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन पी प्लस 1 है, ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये पावर 3 थी तो ये पावर 4 हो गई, ये पावर 2 थी तो ये पावर 3 हो गई, क्योंकि एक पावर एक्स्ट्रा हो गई, ये गुणा हो गया। और यहाँ पे देखो ये एक कांस्टेंट था तो एक को मैंने बाहर कर दिया, 2 एक कांस्टेंट था तो इसको भी मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस अंदर गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पद भी माइनस में हो गया। इस तरह से पूरा पद माइनस में हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, नहीं आता तो आप क्या करोगे, p प्लस 1 इसको आप क्या मान लेना, u मान लेना। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको आ जाएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन आपको इस तरह से मिलेगा। इसका ये हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये, और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, c लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने इस तरह से कांस्टेंट c हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ p ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ p यहाँ पे मिलेगा आपको, लेकिन ये कब मिलेगा, जब यहाँ पे p प्लस 1 यहाँ पे नीचे से हट जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को p प्लस 1 से गुणा कर दूंगा ताकि यहाँ से हट जाए। तो मैंने इसको p प्लस 1 से गुणा कर दिया। तो
इक्वेशन को p प्लस 1 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर 3 थी तो यहाँ पे पावर 2 रह गई, यहाँ पे पावर 2 थी तो यहाँ पे पावर 1 हो गई, और यहाँ पे c था तो c भी क्या हो गया, p प्लस 1 से गुणा हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने p प्लस 1 से गुणा किया तो हमें क्या मिली, ये इक्वेशन मिल चुकी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमें फंक्शन ऑफ p मिल चुका, और ये क्या है, हमारे पास पूरी इक्वेशन p में बदल चुकी है। इसका मतलब ये क्या है, ये सहायक समीकरण है। इसके आगे हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा। लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो आप देख सकते हो इसका लाप्लास इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा, इसका भी ज्ञात हो जाएगा, इसका भी ज्ञात हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे देखो ये c अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे 1c हो जाएगा, यानी कि केवल c होगा, और इसका लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो लाप्लास इन्वर्स c आएगा, और ये तो हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का लाप्लास इन्वर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, c को ज्ञात करेंगे सबसे पहले। अब c को ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि y का और y का जो अवकलज उसका रूपांतर विद्यमान होता, तो उसका मीनिंग मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कभी भी हमें c ज्ञात करना पड़ जाए, क्योंकि जब लाप्लास इन्वर्स ज्ञात नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, c ज्ञात करेंगे। तो c ज्ञात करने का सीधा सीधा तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। c ज्ञात करने के लिए आप ये कंडीशन लगा देना, p को इनफाइनाइट की तरफ भेजना है और फंक्शन ऑफ p को 0 मान लेना है। तो ये कंडीशन लगाना, आपको c का मान मिलेगा। लेकिन ये कब लगाती है ये कंडीशन, जब हमें लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना नहीं आ रहा हो, जब हम c का लाप्लास इन्वर्स आ जाए, बीच में फंस जाए, तब हम ये कंडीशन लगाते हैं। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाएं, सपोज डेट हम यहाँ पे लगा दें, तो यहाँ पे क्या होगा, p का मान इनफाइनाइट पुट कर दें, तो यहाँ पे p का मान इनफाइनाइट पुट करूंगा तो ये तो देखो ये तो पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि c नहीं रहेगा तो हम किसका मान ज्ञात करेंगे, c तो होना ही चाहिए फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज में नहीं लेंगे, यूज में हम क्या पे यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन लगाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो p का मान कुछ भी रुको, c तो कभी भी खत्म नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे p का मान लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट करूंगा तो मैं ये मिलेगा इस तरह से। आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p का मान यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। फिर यहाँ पे p का मान इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया। फिर यहाँ पे p का मान इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1 अपॉन a और ये 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे देखो a अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि p का मान इनफाइनाइट है तो a अपॉन इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ पे c का मान ऐसे कैसे आ चुका। तो आप देख सकते हो ये तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा प्लस 0 प्लस c, तो c का मान आपको यहाँ पे क्या मिला, 0। तो c का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, c का मान हमारे पास 0 आ जाएगा यहाँ से। तो आपको देखोगे कि c का मान तो हमें 0 मिल चुका, c का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो c यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हो तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी, c हट गया। अब ये इक्वेशन इस तरह से बहुत ईजी हो चुकी है। अब इसका लाप्लास इन्वर्स हम ज्ञात करेंगे, तो इसका लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। आप देख सकते हो 3 अपॉन a अपॉन 3 था, a अपॉन 3 था, कॉन्स्टेंट था तो इसको हमने बाहर कर दिया, यहाँ से a कॉन्स्टेंट था तो a को हमने बाहर कर दिया। अब आप इसको लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करोगे तो फंक्शन ऑफ p का लाप्लास इन्वर्स कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा, हमने माना था ना, हमने क्या माना था, हमने माना था कि y का लाप्लास इन्वर्स हमें, y का जो लाप्लास है वो फंक्शन ऑफ p माना था हमने इस तरह से। तो यहाँ से मिलता है हमें फंक्शन ऑफ p का लाप्लास इन्वर्स। क्या कैसे मिलेगा, ये तो हमने क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम माना था, सबसे पहले हम यही मानते हैं, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सोल्व होना शुरू होता है। तो यहाँ से यदि मैं लाप्लास इन्वर्स करता हूँ तो y यहाँ पे बच जाएगा, लाप्लास इन्वर्स इस साइड में जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ p का लाप्लास इन्वर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स का मान हमें क्या, फंक्शन ऑफ p का जो लाप्लास इन्वर्स है उसका मान हमें क्या मिल रहा है, y, तो इसका मान तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y, तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसका मान तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो a अपॉन 3 यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो a तो ऐसे कैसे आ चुका है, और ये इसको सोल्व करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये फॉर्मूला यूज में लेंगे हम यहाँ पे, ये फॉर्मूला 1 अपॉन p माइनस का a, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या होगा, e की पावर के रूप में आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो e की पावर t लगा दिया। t क्यों लगाया, जो हमारा क्वेश्चन था वो ये सोल्व कर रहे हैं हम, जो क्वेश्चन वो t के पदों में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सूत्र x में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम t के पदों में सोल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने t लगा दिया यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे t लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे a क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का वरना तो हम क्या करेंगे, हम भी चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाकी सब को तो हमने सोल्व कर दिया, अब इसको सोल्व करना बाकी है। इसको कब सोल्व करेंगे, जब ये सूत्र लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अपॉन p की घात में कुछ होना चाहिए, 1 अपॉन p की पावर 2 बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब ये माइनस का 1 हटेगा। तो -1 को हटाएंगे हम, कैसे हटाएंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। मैं हटा के बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमें ज्ञात करना लाप्लास इन्वर्स, और वो ज्ञात करना 1 अपॉन p प्लस 1
और इसकी पावर 2 है, इसका लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में लूँगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि p की घात 1 होनी चाहिए और इसका गुणांक भी 1 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है p की घात 1 है, इसका गुणांक भी 1 है। तो मैं यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज में लूँगा। वो क्या कहती है कि हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है उसको हटा देना आप। तो मैं हटा दिया, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को हटा दिया और यहाँ पे क्या बच गया, p की पावर 2 बच गए। और ये क्या बोलता है कि इसको हटाने के बाद आपको क्या करना, गुणा करना e की पावर। और यहाँ पे e की पावर के साथ में क्या लगाना, x लगाते हैं हम। तो x की बजाय मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, t लगाऊंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे t है। t के पदों में हम इसको सोल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे t के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास जो कॉन्स्टेंट है वो आएगा। कॉन्स्टेंट क्या है, 1 प्लस का 1 कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस, और ये माइनस का 1 यहाँ पे गुणा में आएगा, तो यहाँ माइनस का 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का t हो गया। तो हमें ये इक्वेशन मिली है, यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का t, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का t दिख रहा है आपको, a/3 भी दिख रहा है। ये t कैसे आया, तो ये t आया इसको सोल्व करने के बाद। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 2। और ये फॉर्मूला देख सकते हो 1/p की पावर 2 कब बनेगा, जब हम n का मान 1 रखेंगे। इसके अंदर हम n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे p की पावर 2 बनेगा। तो n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का फैक्टोरियल 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, x आएगा। तो इसका आंसर में क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका आंसर में मिलेगा यहाँ पे x। तो x तो हमें लिखना नहीं है, x की बजाय हम क्या लिखेंगे, t। तो यहाँ पे x की बजाय मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे t। तो इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, t e की पावर माइनस का t, और ये कॉन्स्टेंट ऐसे कैसे आ चुका। इस तरह से हमने यहाँ पे सोल्व किया है। यहाँ पे तो सोल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला। तो ये जो मिला ये है एग्जाम्पल नंबर 8 का आंसर। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।